हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है एमपीपीएससी पेपर 1 जनरल नॉलेज हिस्ट्री, इसका यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का यह लेक्चर क्रमांक 6 है। और इस लेक्चर क्रमांक 6 में हम जनरल नॉलेज पर आधारित हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने लेक्चर क्रमांक 5 के अंतर्गत जनरल नॉलेज रिलेटेड ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वह सेशंस नहीं देखे तो ज़रूर से देखिए, जिससे कि यह सेशन के अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत बेहतरीन वे से हो सके। साथ ही साथ एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए टोटल 10 यूनिट है और इसमें से पेपर 1 की यूनिट 1 एंड यूनिट 7 जो है यह मध्य प्रदेश का हिस्ट्री हो या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये दोनों ही यूनिट जो है आपकी कवर की जाएंगी। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स टोटल 10 यूनिट पर आपको मिलेंगे। फुल सिलेबस एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेंगी आपके प्रैक्टिस के लिए। और फीस मात्र 2000 रुपये है, जिसमें से एमपीपीएससी पेपर 1 की पूरी तैयारी आपकी हो जाएंगी। इसलिए इस ऑफिशियल नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और एमपीपीएससी की पेपर 1 की बैच जो है, इस नए बैच को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्टोर नामक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एमपीपीएससी एग्जाम को सर्च करना। सो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, ये कंटेंट का सेक्शन है, यहाँ से आप जो है वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो आज का हमारा प्रश्न क्रमांक पहला है कि अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था। ए है हमिद उल्ला, बी है मुबारक उल्ला, सी है अली मुल्ला और डी है इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए, भोपाल में जो है ना अफगान वंश के शासक थे। कहाँ पर थे? भोपाल में। ठीक है, तो इसका जो शासक है हमिद उल्लाह है। अंतिम भोपाल के यह नवाब थे और बाद में हम देखते हैं कि 1956 में जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत भोपाल जो है इसको विलय कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अफगान वंश का अंतिम शासक हो गया हमिद उल्ला। सो ऑप्शन क्रमांक ए हमारा वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्वेश्चन क्रमांक 2 पर आते हैं कि नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। तो स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया है नागवंश के बारे में कि नागवंश जो है इनके सिक्के हमें कहाँ देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ए है ग्वालियर, बी है सागर, सी है विदिशा और डी है भोपाल। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। ठीक है, क्योंकि भोपाल में है ना नागवंश कालीन सिक्के भी मिलते हैं, साथ ही साथ पेंटिंग हो, बाघ गुफा की प्रतिलिपि हो, बुद्ध प्रतिमाएं हो, ये सभी चीज़ें इस संग्रहालय में हमें मिलती है। यह जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल जो है इसकी स्थापना 1953 में, माने यह मंडल जो है अस्तित्व में आया था 1953 में। अगला हमारा सवाल है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 है ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में था। ठीक है, ये ग्वालियर का जो किला है ना, इसका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। ठीक है, साथ ही साथ किस प्रकार से तोमर वंश के यह अधिकार में आया, फिर कैसे यह हुमायूं के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, कभी थ्योरी लेक्चर थ्रू ज़रूर इस टॉपिक को हम कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा यह टॉपिक है। सो ए है 1350 से लेके 1360, बी है 1398 से लेके 1518, सी है 1316 से लेके 1398 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी देखिए, ग्वालियर पोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो ग्वालियर जो है ना, देखिए सबसे पहली बात तो ग्वालियर जो है वहाँ पे तोमर वंश के शासक थे और तोमर वंश के जो फर्स्ट शासक थे वह वीर सिंह देव थे, सिम्हा देव थे। ठीक है, तो देखिए हमें देखने को मिलता है कि तोमर वंश का जो हिस्ट्री है, ठीक है, तोमर वंश के इतिहास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देते हैं, तो याद रखिए याहया बिन अहमद सरहिंदी, यह एक राइटर है। ठीक है,
सर हिंदी। ठीक है, यह क्या देते हैं, हमें लिखित इंफॉर्मेशन देते हैं तोमर वंश के बारे में। और यहया बिन अहमद सर हिंदी, इनकी जो प्रमुख रचना है तारीख ए मुबारक शाही है। तारीख ए मुबारक शाही, इस बात को भी आपको याद रखना है कि तारीख ए मुबारक शाही यह किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो यहया बिन अहमद सरहिंदी इनकी यह किताब है। ठीक है, साथ ही हम यह देखते हैं कि यह जो तोमर वंश है यह तुगलक है ना, तुगलक डायनेस्टी हम देखे थे। वेरी फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा कि इसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ना कि तुगलक वंश हो, गुलाम वंश हो, सैयद हो, लोदी हो, यह सब आते हैं। ठीक है, तोमरों के बारे में जानकारी ग्वालियर से अधिक, स्पेशल जो तोमर है इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ग्वालियर से ही मिलती है, क्योंकि जो ग्वालियर के किला है वहां से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस प्रकार से 1398 से लेके 1518, ठीक है, यह किला जो था ना तोमरों के पास था। बाद में यह किस प्रकार से इब्राहिम लोदी, माने कि यह तोमर वंश का एक शासक आता है जिनका नाम होता है मान सिंह। अभी मान सिंह जो है इनके हाथ से यह निकल जाएगा और इब्राहिम लोदी, यह लोदी वंश के शासक हुआ करते थे, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इनके पास चला जाता है और किस प्रकार से मान सिंह अधीनता स्वीकार करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि लोदी की जब माने इब्राहिम लोदी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मानसिंह जो होते हैं इनके पुत्र होते हैं जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, तो यह जो विक्रमादित्य होते हैं इनको देखिए, अब लोदी वंश के पराजय के बाद बाबर आएगा, है ना। बाबर इब्राहिम लोदी से पानीपत का वॉर करेगा। पानीपत के वॉर हो जाने के बाद देखते हैं कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर के पुत्र हुमायूं शासन करते हैं, मुगल शासक होते हैं यह। ठीक है, जब हुमायूं गादी पर आते हैं तब हम देखते हैं कि विक्रमादित्य को फरमान भेजा जाता है कि मुगल दरबार में आए, तो यह कर देते हैं मना। इसी कारण हुमायूं जो है ना ग्वालियर पर आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ पूछा है ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में था 1938 से लेके 1518 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा, होलकर वंश ने निम्न में से कहा स्वतंत्र शासन किया। होलकर ने कहा किया है, ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी है इंदौर और डी है नागपुर। अभी देखिए, ग्वालियर में सिंधिया थे, ठीक है, भोपाल में नवाबों का ये शासन हुआ करता था, नवाब, है ना। इंदौर में कौन थे, तो इंदौर में थे होलकर। और नागपुर का पूछ लिया जाए तो याद रखिए भोसला यहाँ पर राज्य करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। 5 क्रमांक का प्रश्न है कि महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की। 1739, बी 1789, सी है 1810 और उसके बाद डी है 1816। ठीक है, तो देखिए महादजी सिंधिया जो है, हम देखते हैं कि शिंदे वंश के बहुत महत्वपूर्ण ऐसे ग्वालियर की जो शिंदे है, ठीक है, ग्वालियर, इसके बहुत महत्वपूर्ण यह शासक थे महादजी सिंधिया। और साथ ही साथ पेशवाओं के टाइम पीरियड में जब हम मराठा शासन देखते हैं तो इसमें जो है महादजी सिंधिया, इनकी जो भूमिकाएं है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम आंग्लो मराठा की बात करें, फर्स्ट आंग्लो मराठा, इसमें इनकी भूमिका जो है मध्यस्थी की हुआ करती थी। ठीक है, बीच का जो संधि करके लाता है या फिर संधि में मदद करता है, इसमें महादजी सिंधिया जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि महादजी सिंधिया नहीं, यहाँ पर नाम होना चाहिए दौलत सिंह सिंधिया, दौलत राव। ठीक है, दौलत राव सिंधिया, इन्होंने क्या किया था, 1810 में जो है इनकी राजधानी थी उज्जैन, माने कि जो शिंदे राज्य करते थे उनकी पहले राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। उज्जैन से इन्होंने क्या किया, 1816 में अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली और राजधानी परिवर्तन करके वे कहाँ लेकर आए, तो ग्वालियर में। ठीक है, तो कब लाए थे, 1810 में। कौन लाए थे, दौलत राव सिंधिया या फिर शिंदे भी आप इसको कह सकते हो। अगला प्रश्न है 6, क्वेश्चन क्रमांक 6 है कि देवी अहिल्याबाई ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर
शासन किया था। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई के बारे में पूछा है। ए है इंदौर, बी है नागपुर, सी है ग्वालियर और उसके बाद डी है मंडला। अभी देखिए यहाँ जो है ना गड़ा मंडला गोंड वंश का यहाँ पे क्या होता था, शासन हुआ करता था। ग्वालियर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी बताया कि सिंधिया या फिर इनको शिंदे के नाम से भी जाना जाता है, इनका राज्य था। नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर में भोसलाओं का शासन था, रघुजी भोसले, है ना। संतरा बाग, ओके, आपको पता है नागपुर में फेमस क्या है, संतरे है ना। तो नागपुर के हो गए भोसला, और इंदौर में हम देखते हैं होड़कर, है ना। होड़कर देखते हैं हम कहाँ पर, ओके, इंदौर में। ओके, तो देखिए यहाँ पर देवी अहिल्याबाई के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अहिल्याबाई जो है इनका पति जो है इनका नाम था खंडेराव। ठीक है, खंडेराव। ठीक है, इनकी जो अहिल्याबाई होड़कर जो है इन्होंने राजधानी बनाई थी महेश्वर को, मध्य प्रदेश को। ठीक है, राजधानी बनाई थी। और इनके पति खंडेराव और इनके ससुर जी जो थे मल्हार राव होड़कर, इनकी मृत्यु होने के बाद इंदौर का जो राज्य है यह संभालने का कार्य अहिल्याबाई होड़कर ने किया था। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि अहिल्याबाई होड़कर इन्होंने इंदौर में क्या किया है, राज्य किया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 है कि किस पुरा स्थल में दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 7 पूछा गया है, टोटल 7 अग्निकुंड हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। अभी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता, और स्पेशली इसके जो नगर है, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। हड़प्पा की बात की जाए, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो या कालीबंगा हो या फिर चन्हूदड़ो हो या फिर अनादर जैसे बनावली, राकेगढ़ी, सभी यहाँ से महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए सीधा साइट के बारे में पूछा गया है कि कहाँ से क्या प्राप्त होता है। ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका यह टॉपिक है, और इसमें 7 देखिए 7 अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। ठीक है, तो कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगा की खोज किसने की है, बीबी लाल। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं अमलानंद घोष, इन्होंने क्या किया है, इसकी खोज की है। साथ ही साथ इसकी प्रमुख नदी की बात अगर की जाए तो घग्गर कालीबंगा की प्रमुख नदी है। कालीबंगा का जो अर्थ है वह होता है काली चूड़ी। क्या होता है, काली चूड़ी। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य किसके मिलते हैं, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले जुते हुए खेत जो है, जुते हुए खेत इसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, 7 अगला पॉइंट है कि 7 अग्निवेदी, जो प्रश्न में पूछा गया है कि 7 अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं हमारे कालीबंगा से। ठीक है, थर्ड अगर बात की जाए तो मिश्रित फसल, माने कि अलग अलग फसल जो है इसके प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यहाँ के मुहर मिले हैं, जैसे कि यह जो मुहर थे बेलन आकार थे। ठीक है, साथ ही साथ कालीबंगा से चूड़ियाँ मिलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भूकंप के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। इसलिए यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 8 पे आते हैं, चचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास है। चचनामा यह एक रचना है जो पारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कौन सी भाषा ने, फारसी भाषा में यह लिखी गई है। ओके, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें जो है ना ए कश्मीर, बी गांधार, सी है सिंध और डी है पंजाब। तो चचनामा में हमें जो है ना सिंध का इतिहास मिलता है, और किस प्रकार से सिंध जो है
7वीं से 8वीं शताब्दी में लेके यहाँ की क्या परिस्थिति थी, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चचनामा इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। औरंगजेब निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र अच्छा वादक था। अभी यहाँ पे देखिए यंत्र के बारे में पूछा है, यंत्र मीन वादक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं। ए है तबला, बी है वीणा, सी है मृदंग और डी है बांसुरी। तो औरंगजेब ये कौन थे, यह मुगल शासक थे, ठीक है, मुगल शासक थे। हम देखते हैं मुगल वंश के बारे में जानकारी कि मुगल वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे, बाबर थे। बाबर के बाद आते हैं हमारे हुमायूं, हुमायूं के बाद उनके पुत्र अकबर आ जाएंगे, इसके बाद जहांगीर आ जाएंगे, ठीक है, इसके बाद शाहजहां आते हैं, है ना, जिन्होंने क्या बनाया, ताजमहल। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं औरंगजेब, ठीक है। तो हम ये 15 से 26 से लेके 1707, ठीक है, यह क्या है मुगल टाइम पीरियड। और 1707 से लेके 1757 माने कि उठाव जब होता है ना तब तक, ठीक है, हाँ सॉरी 1857 यहाँ तक के जो शासक आएंगे वह हमारे उत्तरवर्ती मुगल शासक होंगे, ठीक है। क्योंकि जब मुगल वंश की स्थापना होती है तब देखते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पराक्रमी ऐसे योद्धा थे, है ना। लेकिन बाद के शासक जो आते हैं ना उतना ज़्यादा इनमें कैपेसिटी नहीं होती, या फिर अदर जो एक्टिविटीज़ होती है इनमें ही यह ज़्यादा लगे होते हैं, ठीक है। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक इतने मजबूत या फिर पराक्रमी नहीं थे, ठीक है, ओके। उसी में ही हम देखते हैं औरंगजेब, इनका टाइम पीरियड है 1658 से लेके 1707, ठीक है। तो देखिए यह बहुत अच्छा वीणा बजाते थे, लेकिन इनके टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। आलमगीर यह इनकी क्या है, उपाधि है। औरंगजेब को आलमगीर इस नाम से भी जाना जाता है। इनके शासन टाइम पीरियड पे इन्होंने क्या किया, संगीत, देखिए खुद तो वाद्य बजाते थे लेकिन इन्होंने संगीत हो, गायन हो या फिर नृत्य हो, इन तीनों पर बैन लगा दिया, माने कि बंदी लगा दी। इनके टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा शास्त्रीय संगीत पर बुक जो है ना पारसी भाषा में रची गई थी। तो इस प्रकार से यह औरंगजेब जो है वीणा के बहुत बड़े विद्वान या फिर वीणा वादन करते थे। क्वेश्चन 10 है मुद्रा राक्षस की कौन सी रचना है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के रचिता कौन है। ए हेमचंद्र, बी है विशाखादत्त, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है पद्मगुप्त। यहाँ देखिए मुद्रा राक्षस यह क्या है, यह एक नाटक है। जैसे मालविका अग्निमित्रम, मैंने इससे पहले के सेशंस में आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार से कालिदास जी की रचना है मालविका अग्निमित्रम, है ना। तो उसी प्रकार से मुद्रा राक्षस यह एक नाटक है जो 4वीं शताब्दी में रचा गया था, 4वीं शताब्दी में रचा गया था, ठीक है। और किसने रचा था, तो विशाखादत्त द्वारा यह नाटक लिखा गया था। कौन सी भाषा में, तो संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में, ठीक है। साथ ही साथ इसमें किसका वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनके बारे में विशाखादत्त ने लिखा है कि यह जो है ना वृषल कुल के थे, वृषल माने कि निम्न, ठीक है, निम्न कुल के थे। इस प्रकार से विशाखादत्त ने अपनी अपना नाटक जो है मुद्रा राक्षस, इसमें इंफॉर्मेशन वर्णन किया हुआ है किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार से यह सेशंस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जो मित्र हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि उनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प हो, है ना। अगर कोई समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ MPPSC के
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हमारी बैच है इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए।